आपसी विवाद जो है वो अभी भी जारी है। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी मंच से संबोधन देंगे। क्या कुछ कहना होगा, चलिए सुनवाते हैं आपको। अध्यक्ष सीएम साहब, सचिन पायलट साहब, हमारे वरिष्ठ नेता कल्ला साहब, बुलाकी दास जी, कैबिनेट कमेटी चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर डूडी जी, राज्य मंत्री भंवर सिंह जी पाटिल साहब, गोविंद जी मेघवाल साहब, वीरेंद्र जी बेनीवाल जी, कदन जी झंवर, मंगलाराम जी गोदारा साहब, कुलदीप जी इंदौरा, आदरणीय जमुना बारूपाल जी, जिला अध्यक्ष जसपाल गहलोत जी और महेंद्र गहलोत जी, देवता जी पवार साहब, बिस्तराम जी श्याग, प्रमुख साहिबा सुशीला जी सीवर, मुन्नी देवी जी, गोडशिया जी, जावेद पड़ियार जी, मकसूद अहमद जी, आनंद सिंह जी सोडा, सुमित कोचर जी, रमजान कच्छावा जी, मेघसिंह जी राठौड़, मंगलराम जी मैया, डॉक्टर तनवीर मालावत जी, सूर्याराम जी और नंदलाल जी जावा, दलित तेजस्वी जी, मोहम्मद अकबर साहब और हमारे पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण जी गढ़वाल साहब, गोपाल गहलोत जी, तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, बीकानेर में ये तीसरी बार आना हुआ है। पहले कोलायद आए थे, फिर लूणकरसर, उसके पहले गए थे डूंगरगढ़ और आज आपके बीच में हाजिर हैं। जो उत्साह आप में है उससे लगता है कि इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार मदन गोपाल जी, जो लोकप्रिय उम्मीदवार हमारे हैं, उनको आप आशीर्वाद दे करके दिल्ली की पंचायत में भेज देंगे। अभी सचिन पायलट जी ने, डूडी साहब ने आपको सब बातें बताई, मदन गोपाल जी मेघवाल जी ने बताया क्या क्या फैसले हमने किए हैं, वो सब आपकी जानकारी में है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कड़ी से कड़ी जोड़ो आप लोग। भंवर सिंह पाटिल जी आपके मंत्री बन गए, कल्ला साहब मंत्री बन गए और दिल्ली की कड़ी जुड़ेगी तो आप निश्चिंत रहो। जो समस्याएं आपके यहाँ पेंडिंग है, जो समस्याएं पहले हल हो गई है, कुछ दिक्कत आ गई है, हमारी तरफ से कोई कमी आएगी नहीं और बीकानेर के चौपुर की विकास करने में सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। दुर्भाग्य से रेलवे का पहले हमने मुद्दा उठाया था, जब पहली बार मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना, तब से हम लोग लगे रहे कि रेलवे फाटक शहर में बंद थी, बार बार विकास रुका हुआ है। पर तब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी 2003 के अंदर, वो योजनाएं बंद हो गई, पता ही नहीं उसका क्या हुआ आज तक। हमारी सोच ये है कि कैसे हम विकास में आगे बढ़े हैं। सरकार बंदे में कर्जे माफ़ किए, अब जो बैंकों के कर्जे हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों के, और जो भर नहीं पाए हैं, उनके लिए हमने कहा है कि हम बातचीत चल रही है, चुनाव के बाद में उन बैंकों के कर्जे हम लोग माफ़ करा देंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। पानी के बिल हमने आपको मालूम हो गया होगा, अब गांव में पानी के बिल नहीं आएंगे, उनको हमने समाप्त कर दिया, पानी के बिल को समाप्त कर दिया। और शहरों में बहुत कम बिल आएगा, पहले 100 रुपये आते थे, अब खाली 30 रुपये आएंगे। इस प्रकार से जन कल्याणकारी काम करने में हमने कभी रखी नहीं है। दवाइयाँ पहले 600 फ्री थी, हमने जांचें फ्री कर रखी है। अब हमने सरकार बनते ही कहा है कि जो कैंसर की और किडनी की और अपने जो हार्ट की बीमारी है, उनकी दवाएं बहुत महंगी होती है, उनको हमने जोड़ लिया है कि तीनों दवाएं जो है वो भी फ्री मिलेगी राजस्थान के अंदर। ये हमने कर दिया। इस प्रकार से एक लंबी फहरिस्त है। पेंशन बढ़ा दी हमने, आते ही 500 की 750 कर दी, 750 की 1000 कर दी। किसानों के लिए अलग पेंशन शुरू कर दी है, जो लघु व सीमांत किसान है उनको अलग पेंशन मिलेगी। राहुल गांधी जी जो लेके आए हैं मैनिफेस्टो में न्याय योजना, उसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत शानदार योजना है। दुनिया के कई विकसित राष्ट्रों में कहीं कहीं मिलते हैं पैसे सोशल सिक्योरिटी के। सामाजिक न्याय के लिए हर व्यक्ति का अधिकार है सरकार के अंदर
कि वो अपनी माली हालत ठीक रखे। इधर 6,000 रुपये प्रति माह, 72,000 रुपये प्रति वर्ष उसको मिलेंगे गरीबों को। 20% गरीबों को मिलेंगे पूरे देश के अंदर पहले फेज में, फिर बढ़ाया जाएगा जिससे कि उसकी परचेजिंग पावर, उसके खर्च करने की क्षमता बढ़ सके अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए, और उससे मार्केटिंग की इकोनॉमी और मजबूत होती है। जब पैसा खर्च होता है मार्केट से तो उत्पादन बढ़ता है, फैक्ट्री चालू होती है, और अभी जो रिसेशन है, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, उनमें जान आती है, लोगों को रोजगार मिलता है। इस सोच के साथ में बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला है जो हमारे घोषणा पत्र में आ चुका है। और राहुल गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से बात चली आ रही है कि मोदी जी बनी को 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। वो ये कहकर के खाली कांग्रेस के बारे में नहीं कहते, बल्कि मैं समझता हूँ वो हमारे देश के मजदूरों की, देश के डॉक्टरों की, देश के इंजीनियरों की, सबकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये देश जो खड़ा हुआ है, आधुनिक भारत कहते हैं हम लोग इसको। आज़ाद हुआ भारत तब सुई नहीं बनती थी, सुई भी बाहर से आती थी, ये हालत थी देश की। बिजली को लोग समझते नहीं थे, मैं बार बार सबको समझाता हूँ। आज देश में सड़कों का जाल बिछ गया है, स्कूलों में जाल बिछ गया है, कॉलेजेस बन गई है, विश्वविद्यालय बन गए हैं। आपके यहाँ कृषि का अलग बन गया है, एनिमल हस्बेंड्री का अलग बन गया है, टेक्निकल अलग बन गया है। क्या नहीं हुआ बता दीजिए आप। पहले था बीकानेर के अंदर, क्या था बीकानेर? बीकानेर खुद भी गांव की तरह था। ये नई पीढ़ी को नहीं मालूम है, आपको मालूम है। आधुनिक भारत बना है, आधुनिक प्रदेश बना, आधुनिक बीकानेर बना है। वो कहते क्या किया? अरे लाखों करोड़ हाथ मजदूरों के लगे होंगे, इंजीनियर ने काम किया होगा। पंडित नेहरू ने IIT, IIM, एम्स सब कुछ उस जमाने में बना दिए थे, आधारभूत ढांचा मजबूत कर दिया, तब उस पर खड़ा देश आत्मनिर्भर है। हम लोग कई बातें एक्सपोर्ट करते हैं जो पहले संभव नहीं था। तो मोदी जी जो कि जुमलेबाज आदमी हैं, वो खाली जुमले बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, अच्छी मार्केटिंग करते हैं, इसलिए वो अच्छे वक्ता हैं, बोलने में माहिर है। पर झूठ बोलना महापाप है, ये पुरानी कहावत है। और प्रधानमंत्री को तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी। हमारा प्रधानमंत्री जब कोई बात बोले तो वो सत्य के पुट लेके होनी चाहिए, जनता के दिल में घर करनी चाहिए, और जनता के दिलो दिमाग को छूने वाली होनी चाहिए। अच्छी बात कही हमें, ये करना चाहिए। ये नहीं हो रहा देश के अंदर। डरावने का, डरा भय का माहौल है, घृणा का है, डर का है। लिचिंग होने के नाम पे निर्दोष के मारे जाते हैं, गाय के नाम पे। लोगों में विश्वास की भावना कम हो गई है, काम धंधे चौपट हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई देश की, कमाई है नहीं लोगों की। 15-20-25 उद्योगपति छोड़ दो, बाकी हालात बड़ी खराब है देश के अंदर। आज तमाम विपक्षी पार्टी क्यों कहने लगी कि देश के लोकतंत्र को खतरा है? कोई तो कारण होंगे, कोई तमाम पॉलिटिकल पार्टी चाहे हमारे विचार आप पर मिले या नहीं मिले, पर एक स्वर में बोल रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टी, देश की विपक्षी पार्टियां, देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, और देश खतरे में। क्यों बोलते हैं? कुछ तो कारण है ऐसे। जब आप जिस प्रकार से आप इनकम टैक्स, ED, CBI, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहीं नहीं छोड़ा आपने, सबको कमजोर कर दिया। नोटबंदी के हिसाब 2 साल तक RBI दे नहीं पाई पार्लियामेंट को, 2 साल तक। बड़े बड़े वादे किए थे, काला धन लेके आएंगे, अब जिक्र नहीं कर रहे। वो रोजगार देंगे 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष, कोई उस पर कोई बहस नहीं हो रही है, बात ही नहीं करता कोई। महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कम करी नहीं। गंगा साफ कर देंगे, गंगा की सफाई हुई नहीं। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी बनी नहीं देश के अंदर। स्किल डेवलपमेंट हुआ नहीं, मेक इन इंडिया हुआ नहीं। तो आपने किया क्या है बता दीजिए। विदेशी दौरे करना एक बात है, और विदेशी दौरे में अगर मोदी जी को सम्मान मिला है, वो कहते थे 130 करोड़ जनता का सम्मान है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। पर ये नहीं भूलना चाहिए
ये सम्मान 25, 30, 40 साल पहले पंडित नेहरू जाते थे। अगर आप पुरानी फिल्में देख लो तो आप आश्चर्यचकित रह जाओ। उस जमाने के अंदर भी पंडित नेहरू का सम्मान पूरी दुनिया में होता था। इंदिरा गांधी गई थी, उस जमाने के जो मिस्टर रीगन होते थे प्राइम मिनिस्टर, अपनी पत्नी के साथ में खड़े होकर रिसीव करते थे आकर के। राजीव गांधी गए थे तो वहां के प्राइम मिनिस्टर रीगन छाता लेके प्राइम मिनिस्टर को, राजीव गांधी को कार तक छोड़ने जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है। ये खाली गले मिल लो और हाथ मिला लो, वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज देश महाशक्ति बढ़ने की तरफ आगे बढ़ गया है 70 साल के अंदर। ये कांग्रेस की उपलब्धि है, यहाँ तक पहुँचा है देश को। ये जो उपग्रह छोड़े जा रहे हैं आकाश के अंदर, 40 साल की मेहनत है। ये इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू ने जो स्थापित किए थे केंद्र इसरो, उसके कारण से संभव हुआ है। कोई मोदी जी 5 साल में बता दीजिए, 5 साल में आपने क्या किया? हमने 70 साल में कुछ नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया है तो आप मोदी जी की पार्टी को वोट दो। मैं खुद ही कहता हूं आपको। और अगर झूठ बोलते वो 5 साल के हिसाब नहीं देते हैं, फिर आपको वोट जमा के देना चाहिए कांग्रेस को। इन्हें सफाई कर देना चाहिए इन लोगों का। ये लोकतंत्र है। आप माई बाप बैठे हुए हो, तय करने वाले आप हो कि भाई किस पार्टी को इस बार सरकार सौंपनी है, कौन एमपी बन के जाए। ये व्यवस्था भी कांग्रेस की दी हुई देश को है। गांधी जी के जमाने से ही पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, उसके अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं। जनता को पूछते हैं, उनको हिसाब किताब देते हैं, अपनी बात कहते हैं, हम क्या वादे करेंगे, क्या वादे निभाए हैं, क्या हमारी उपलब्धि हैं, क्या हमारे प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम है पार्टी के। आप सब सुन के फैसला करते हो। वो क्या कर रहे हैं? अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पोल खुल जाए, गंगा साफ हुई नहीं, ब्लैक मनी आई नहीं, रोजगार दिया नहीं, महंगाई कम हुई नहीं, तो वो क्या करेंगे? सेनाओं के कवच सामने ले रहे हैं, सेनाओं के नाम पे। अरे सेनाओं ने पराक्रम दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक करी, हम उनको सलाम करते हैं। उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता मुल्क। पर ये अभी अभी नहीं हुआ है। ये 62 का वार हुआ, कितने लोग शहीद हुए 62 के, चाइना के साथ वार हुआ था। पेशर की लड़ाई हुई लाल बहादुर शास्त्री के वक्त में, हम युद्ध जीते थे, कितने लोग शहीद हमारे हुए उस वक्त में। 71 में बांग्लादेश का उदय हुआ, मुक्ति सेना वहाँ की संघर्ष कर रही थी, युद्ध हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का। हमारे इन जवानों ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स लोगों ने 93,000 उनके कर्नल नियाजी, क्या जनरल नियाजी, और उनके जितने कर्नल, जनरल, मेजर और सैनिक, हथियार सबके सरेंडर करवा दिए अपने पैरों में हमारी आर्मी ने। वो टाइम ही देखा है आप लोगों ने। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। मैं तो खुद गया हूँ वहाँ पे बॉर्डर पर, शरणार्थी आए थे, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे बंगाल के अंदर। बचपन में भी गया हूँ सेवा करने के लिए उनकी, गांधी पीस फाउंडेशन के माध्यम से। तो मुझे मालूम है कि क्या दृश्य था वहाँ पर। मैं बॉर्डर से गया, बीएसएफ के मिलने वाले थे हमारे, उनके साथ में वो युद्ध जीता। पर कभी इंदिरा गांधी ने नहीं कहा देखो मैंने बहुत बहादुरी दिखा दी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ा हाउस के पार्लियामेंट के अंदर, ये इंदिरा गांधी नहीं, ये दुर्गा का रूप है, दुर्गा का रूप है, ये कहा। मोदी जी समझते हैं कि ये किसी को मालूम नहीं है, सब भूल गए होंगे पुराने लोग, और नई पीढ़ी को गुमराह करें सोशल मीडिया के माध्यम से। नई पीढ़ी को मालूम है नहीं इतिहास क्या है देश का, कितने युद्ध हुए हैं, कितने त्याग हुए हैं, बलिदान हुए हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गोली चला दी लोगों ने, सीधा छलनी कर दिया इंदिरा गांधी का, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। राजीव गांधी शहीद हो गए, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। तो आप बताइए कि तो मालूम नहीं है तो सोशल मीडिया का उपयोग के बजाय दुरुपयोग कर रहे हैं। नई पीढ़ी को मालूम नहीं कि सोशल मीडिया का, मोबाइल फोन भी, कंप्यूटर भी राजीव गांधी लेके आए थे देश के अंदर, उनका सपना था इसलिए आया है। आज आप जो हाथ में लेके मोबाइल फोन दुनिया मुट्ठी में कर रहे हुए हो,
ये राजीव गांधी के देन है देश को, ये नहीं बोलना चाहिए। पर क्योंकि नई पीढ़ी को टारगेट किए हुए मोदी जी फर्स्ट टाइम वोटर को कहते हैं कि तुम लोग श्रद्धांजलि के रूप में वोट दो बीजेपी को। आप बताइए, इस तरह की बातें कोई कर सकता है? पुलवामा के अंदर आपकी लापरवाही से वहां पर 45 लोग मारे गए, उसका जवाब कौन देगा? 6 दिन पहले आपको इतना कर दी थी कि वहां कुछ घटना घटित हो सकती, तब भी उनको अभियान से नहीं भेजा गया और उनको भेजा गया काफिले में और मारे गए। कैसे आरडीएक्स आ गया? इतने बड़े रूप में आरडीएक्स कैसे आ गया वहां पर? उसके जवाब छिपाने के लिए आपने ऐसा माहौल बनाया देश के अंदर जैसे आप कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत गए हो। कि कभी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, चुनाव आते मंदिर की बात करेंगे। मैं आपको आगाह कर रहा हूं क्योंकि आपने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान का, तीसरी बार। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको राजस्थान के प्रथम सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में ये कहूं कि हालात अच्छे नहीं हैं। नोटबंदी करके लूटा है पैसे को, कोई बड़ा स्कैम किया, कोई सोच नहीं सकता इन लोगों ने। वो तो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा, अभी जांच हो गई तब मालूम पड़ेगा। सबको लाइन में खड़ा कर दिया, 300 से अधिक लोग मारे गए उसके अंदर। और ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, आतंकवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ना तो आतंकवाद खत्म हुआ, ना नक्सलवाद, ना ब्लैक मनी। लाइन में तो औरतें खड़ी रही जो पैसा छिपा के रखती थी अपने पति से भी, अड़िए बड़िए काम आ जाएगा पैसा, वो भी निकाल दिया, मोदी जी ने निकलवा दिया और लाइन में खड़ा कर दिया सबको। और जिसके पास पैसा था ब्लैक मनी का, वो बैंकों के पीछे के दरवाजे में गए, अटेजे ले करके गए, अंदर जमा कराया, नए नोट लेकर बाहर वापस निकल गए। आरबीआई 2 साल तक हिसाब नहीं बता पाई देश को। आना पड़ेगा हिसाब बता बैंकों में शाम तक, कितना पैसा जमा हुआ, कितना पैसा हमने दिया है, क्या कारण था। अब उनके पास इतना पैसा है कि बांट रहे चुनाव जीतने के लिए पूरे देश के अंदर। चुनाव जीतो ये इनके प्रकार, साम दाम दंड भेद, ये इनकी नीति है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं, तो आप कृपा करके, हालात बड़े गंभीर है, इस पर आप कांग्रेस को जिताओ। बीजेपी 4 मंत्री लड़ रहे हैं चुनाव, एक का टिकट कट गया है नागौर वाले का, CR चौधरी जी का, और चारों संकट में हैं। जोधपुर वाले संकट में हैं, बीकानेर संकट में हैं, पाली वाले संकट में मंत्री जी PP चौधरी जी, और जयपुर ग्रामीण वाले संकट में हैं। चारों मंत्री संकट में। माहौल कांग्रेस विपक्ष में, मोदी जी खिलाफ में धीरे धीरे वेग चलेगी। आप देखेंगे कि चुनाव आते आते आप लोग सब मिलकर के कामयाब कांग्रेस को करोगे, ये मुझे विश्वास है इस बात का। और ये जो झूठ बोले 5 साल तक, वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं लोग। ये बातें हमें लोगों को बतानी पड़ेगी। इनकी कथनी में करने में अंतर है, नीति व नीति एक नहीं है। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी बारे में कहते हैं हम इनको जेल भिजवा देंगे, अगली बार जीतो हमें जेल भिजवा देंगे। अरे भाई, जुडिशरी का काम आप करोगे, कानून अपना काम करे। इस निम्न स्तर पर जाकर के मोदी जी डरा रहे, धमका रहे लोगों को, ये क्या तरीका हुआ? और कहते मैं ओबीसी का हूं इसलिए मेरे पीछे पड़े हुए लोग। कमाल है, मैं ओबीसी का हूं तो मेरी जात, पूरी जात को, ओबीसी को, सबको जो है ये लोग बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस वाले। ये कोई जाति लोकतंत्र में तो 36 कौम का होता नुमाइंदा। आज मैं खड़ा हूं, मैं कहूं मैं ओबीसी का हूं तो इसलिए मेरे पीछे पड़े हुए लोग, क्या मतलब हुआ? मुझे 36 कौम का प्यार, उनका आशीर्वाद आज 40 साल से मिला मुझे राजस्थान के अंदर। मुझे गर्व है 40 साल से आपका आशीर्वाद और मुझे मिला है लगातार। मैं जब NSA में था तब से मैं आता हूँ आपके बीकानेर के अंदर। तिलकराज जोशी थे, उनकी डेथ हो गई बेचारा, वो हमारा सेक्रेटरी था यहाँ पर। भवानी भाई शंकर थे, भवन शंकर शर्मा जी थे, उनकी डेथ हो गई। उसमें हमारे वो ध्यान रखते थे, वो सीनियर आदमी थे। तब से मैं आता हूँ। तो आज राजस्थान में मैं अगर कहूँ मैं ओबीसी का आदमी हूँ, अरे मैं तमाम कौमों का आदमी हूँ, सब जाति सभी धर्म का मैं आदमी हूँ। इसलिए मोदी जी गुजरात के अंदर भी
इसी प्रकार की बातें बोल बोल करके चुनाव जीत गए। ऐसी ऐसी बातें बोली भावुक होकर के, आप सोच नहीं सकते, झूठी बातें हैं। दिल्ली मीटिंग हो रही है, वहाँ पर पाकिस्तान का विदेश मंत्री आया हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, रिटायर्ड चीफ आर्मी का आदमी वहाँ बैठा हुआ है, चीफ ऑफ द आर्मी, और वहाँ पे प्लानिंग करी कि कैसे हम गुजरात जीते हैं और अहमद पटेल मुख्यमंत्री बन जाए। अब आप बताओ, बीजेपी अगर इतना झूठ बोल सकती है चुनाव जीतने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू मुसलमानों का, तो कितनी बार आप ये ध्रुवीकरण करोगे? जनता समझदार है, जनता अल्टीमेटली राष्ट्रभक्त है, सच्चे राष्ट्रभक्त हम लोग हैं, जिन्होंने त्याग बलिदान किया है आज़ादी के पहले भी देश को आज़ाद करवाने के लिए, और आज़ादी के बाद में मैंने कहा आपको कि इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेन सिंह जी शहीद हो गए पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया वहाँ पर। हमारा कोई मुकाबला नहीं करता था कोई भी। इसलिए मैं आपको अपील करूंगा कि कृपा करके आप लोग इस चुनाव को एक ऐसे संदर्भ में लें कि आने वाला चुनाव लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव है। ये मोदी जी टाइप लोग जीत गए तो बाद में पता नहीं चुनाव होंगे, नकली होंगे, असली होंगे, जो चाइना में होते हैं, पता नहीं कैसा होगा, कोई नहीं जानता है। तो मैं यही बात कहता हुआ आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोग पधारे हो, माहौल अच्छा है। ये आपके मदन गोपाल में एक बार सेवा करेगा आपकी, बीच में आते जाते रहेंगे, इनके अनुभव है सरकारी नौकरी के भी, आप एक काम आएंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रहो, सब काम आपके होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हमारे कुछ साथी तो आपको बता दें कि बीकानेर में जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे और वही बातें उन्होंने दोहराई कि किस तरह से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है, सेना के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, जबकि 1965 का युद्ध याद कर लीजिए या फिर करगिल युद्ध याद कर लीजिए, 1971 का युद्ध याद कर लीजिए, तब किस तरह से इंदिरा गांधी के शासनकाल में युद्ध लड़ा गया था, कामयाबी दर्ज की गई थी, लेकिन उसको हमने